Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora ES, and this is lecture number 9 of banking. Okay, we will try to complete the banking part in next two lecture. Okay, that means lecture number 11 में I am planning to complete with the banking, then I will start with fiscal system. ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया? पिछले लेक्चर में हमने सोल्यूशन टू एनपीएस को कंप्लीट किया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमें 4 से 5 लेक्चर लगे एनपीए को कंप्लीट करने में, लेकिन हमने हर तरीके से एनपीए को समझ लिया है। हमने एनपीए के बेसिक्स देखे, एनपीए के कॉजेज देखे, इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो देखी हमने एनपीए की, और अल्टीमेटली वी हैव सीन द सॉल्यूशंस एंड सम recent initiative by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। ठीक है, तो एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया। ओके, और आज हम चालू करने जा रहे हैं सम ऑफ द मिसलेनियस पार्ट ऑफ बैंकिंग प्लस डिजिटल पेमेंट्स। ओके, अगर टाइम मिलेगा सो वी विल ऑल्सो बिगिन विद डिजिटल पेमेंट्स, बिकॉज डिजिटल पेमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी उसके जो इनिशिएटिव्स हैं उसका यूपीएससी में पूछा जाता है, और डिजिटल पेमेंट पे आप एक मेंस पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बैंकिंग सेक्टर में वो कितनी अलाउड है। देखो, आप सब जानते हैं, मैंने बताया था इंडिया में कमर्शियल बैंक्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पीएसबीज, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और एक होता है फॉरेन बैंक्स। ठीक है, 3 टाइप के बैंक्स होते हैं। ठीक है, अब तीनों में अलग अलग एफडीआई अलाउड है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन बैंक्स, मतलब भाई फॉरेन बैंक्स मतलब तो 100% एफडीआई होगा। ठीक है, तभी तो उसे फॉरेन बैंक्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 100% एफडीआई है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 74% की एफडीआई आ सकती है। ठीक है, 74% की एफडीआई आने का मतलब क्या होता है? 74% की एफडीआई का मतलब होता है कि जो बैंक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडियन प्राइवेट बंदे के द्वारा चलाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बैंक है, उसको हमारे टाटा साहब चला रहे हैं, ये अंबानी साहब चला रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो बाहर से कोई कंपनी आती है, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स साहब अपनी कंपनी लेके आते हैं, और वो उस बैंक के शेयर अप्रॉक्सीमेटली 74% तक खरीद लेते हैं, तो वो जो बैंक है वो फॉरेन बैंक बन जाएगा। समझ रहे हो ना? लेकिन दैट वुड बी कंसिडर प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक। ठीक है, फॉरेन बैंक्स वो होते हैं जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है। अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब उसकी जो ओनरशिप है वो फॉरेन हाथों में चली गई। समझ रहे हो ना? इसलिए इसको बोला जाता है कि दैट 74% से दैट मीन जो ओनरशिप रहती है वो प्राइवेट इंडियन हैंड से वो फॉरेन हैंड में चली जाती है। ठीक है, समझ गए? आए को समझ में ना? ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन होती है। जैसे बिल गेट्स साहब हैं, अगर वो चाहें तो पूरा 74% परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पूरा 74% परचेज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिमिटेशन है। जो भी फॉरेनर्स बाहर से आते हैं या कोई भी इन्वेस्टर होता है, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% शेयर ही खरीद सकता है किसी भी बैंक में। ठीक है, किसी भी बैंक में। देखिए यहाँ पर भी लिखा है सिंगल बायर नॉट मोर देन 10%। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10% है। और जो प्रमोटर रहता है, सिर्फ प्रमोटर के पास आप देखिए, प्रमोटर के पास वो भी सिर्फ 15 साल के बाद उसके पास बस 15% का शेयर बचता है। मतलब जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर के पास कितना रहता है? 15% का शेयर, और बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको 10-10% का शेयर रहता है। कितने का? 10-10% का शेयर। 10-10% का शेयर। ठीक है, समझ में आया? फिर से बताता हूँ, फॉरेन सेक्टर बैंक्स में तो कंप्लीटली 100% एफडीआई अलाउड होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉरेन बैंक्स। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स होते हैं उसमें एफडीआई अलाउड है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक है जो अंबानी साहब के द्वारा लीड किया जा रहा है, इट कैन कन्वर्ट इनटू फॉरेन बैंक्स, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन बैंक्स, बिकॉज उसमें 74% जो फॉरेनर्स है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक सिंगल जो इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10% खरीद सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अंबानी साहब को कुछ बिलगेट के साथ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो बिलगेट साहब ने सोचा कि चलो यार अंबानी साहब को थोड़ा सबक सिखाया जाए, तो वो बोलेंगे कि भाई मैं 74% खरीद लेता हूँ, लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि भाई सिर्फ एक बंदा कितना खरीद सकता है? 10%। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जकबर साहब को बोलेंगे, फिर अपने जेफ साहब को बोलेंगे, और भी बहुत सारे 3-4 लोगों को बोलेंगे कि भाई 10-10% के अपन लोग खरीद लेते हैं। 10% तुम ले लो, 10% तुम ले लो, 10% हम ले लेते हैं। तो ऐसे करते करते 74% पे रुक जाएंगे। और ये जो इंडियन प्राइवेट बैंक है, ये जो इंडियन प्राइवेट बैंक है वो बन जाएगा फॉरेन प्राइवेट बैंक। वो क्या बन जाएगा? फॉरेन प्राइवेट बैंक। फॉरेन प्राइवेट बैंक, समझ में आया? इंडियन बैंकिंग सेक्टर में याद रखना 10% से ऊपर कोई भी शेयर नहीं खरीद सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% की एफडीआई अलाउड है। इसका मतलब ये है कि वो जो प्राइवेट बैंक है जो इंडियन हैंड में है वो फॉरेन बन सकता है, और प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ 15% तक के शेयर रख सकता है। अभी क्या होता है प्रमोटर वो आगे बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन प्रमोटर मतलब जो पहले ओनर है, जो जिसने इस कंपनी की शुरुआत की। ठीक है, अब आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर फॉरेन बैंक्स का मतलब था कि 100% एफडीआई उनके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी यही है, पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम ओनरशिप होनी चाहिए। तो मतलब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर होंगे, मतलब 51%।
ठीक है, 51% के शेयर होंगे। अब आप समझिए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट बैठी है, उसके पास 51% के शेयर है और बाकी के 49% शेयर किसी और के पास है, मान लीजिए कुछ 3-4 लोगों के पास है, तो यहाँ पर चलेगी किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसलिए इसे कहा जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द शेयर आर होल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? ओके, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होती है। सिंगल बायर नॉट मोर देन 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% से ऊपर कोई भी ज़्यादा परचेज नहीं करेगा, चाहे किसी भी कंडीशन हो, चाहे प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, ठीक है। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% की अलाउड है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 74% की अलाउड थी, मतलब 74% की अलाउड थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% की अलाउड है। समझ में आई? देखो यहाँ पर 74% की अलाउड थी, यहाँ पर 20% की अलाउड है। ओके, आपको दिखाई दे रहा है ना? ओके, सो दिस इज अबाउट द रूल्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। ओके, डन। अब चलते हैं ऑन टैप लाइसेंस गाइडलाइंस। देखो शुरू में क्या होता था, अप्रॉक्सीमेटली आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है। अगर किसी भी बैंक को अपना, दैट मीन्स आप सोच लीजिए आप कोई कॉर्पोरेट हैं या फिर आप इंटरेस्टेड बंदे हैं जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, वो अपना खुद का बैंक खोलना चाहता है। तो उसके लिए पहले आप ऐसा नहीं कि आप गए बैंक के पास बोले कि भाई दिखाओ फॉर्म हम दो, मैं भर देता हूँ, वो काम हो जाएगा। या फिर आप उसकी वेबसाइट में गए, यहाँ पर लिखा है एक स्लॉट बना है, ओपन योर ओन बैंक, ऐसा स्लॉट लिखा है, वहाँ पर गए और खटाखट फॉर्म भरा और काम हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आरबीआई विद टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल 6 महीने में, 10 महीने में, या आप कह सकते हैं 1-2 साल के बीच में अपनी तरफ से गाइडलाइंस निकालती थी कि भैया हमने फॉर्म की इन्विटेशन मंगवा ली। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी जैसा, ठीक है, यूपीएससी हर साल में फैब में नोटिफिकेशन निकालती है कि भैया हमें सिविल सर्वेंट्स की भर्ती करवानी है, इसलिए हम फॉर्म निकाल रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है जिन्होंने पढ़ा है वो भर दीजिए, फिर हम अपनी प्रोसीजर के दैट मीन्स विद अगेंस्ट टू देम वी विल कंप्लीट द प्रोसीजर एंड वी विल सेलेक्ट सम आईएएस आईपीएस एंड सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स। ओके, बट अगर मान लो किसी दिन यूपीएससी बोले कि नहीं आ रही है, प्रोसेस तो खराब है, हम अपनी वेबसाइट में एक स्लॉट बना दीजिए, यहाँ पर लिखा रहेगा बिकम एन आईएएस, बिकम एन आईएएस। तो आप कभी भी आ सकते हैं और उसमें क्लिक कर सकते हैं और वो टेस्ट दे सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं। मतलब पूरे 24 घंटे 365 साल, मतलब 365 दिन, दैट मीन्स एवरीथिंग विल गो ऑन। तो इसको कहा जाता है ऑन टैप गाइडलाइंस या ऑन टैप लाइसेंसिंग। मतलब आप कभी भी आ सकते हो। अब आप देखोगे आरबीआई की वेबसाइट में लिखा रहेगा ओपन योर बैंक, मतलब ऐसी वेबसाइट में नहीं लिखा रहेगा। मतलब अब आरबीआई के पास आप कभी भी रिकमेंडेशन भेज सकते हो कि या प्रपोजल भेज सकते हो, भैया मुझे एक बैंक खोलना है, मुझे परमिशन दे दो, आरबीआई विल प्रोवाइड यू द परमिशन। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, तो उन कंडीशन को समझना जरूरी है। समझ में आया ऑन टैप क्या होता है? ऑन टैप मतलब ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट आपको बैंक खोलना हो, आप तुरंत आरबीआई के पास बैंक खोलेंगे। लेकिन पहले से नहीं होता। पहले होता था कि ये साल में एक बार हम अपनी नोटिस निकालेंगे, या 2 साल में, 5 साल में, ये रहता था। लेकिन अब ऑन द स्पॉट हो गया। ठीक है, तो देखो कौन कौन बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले ये समझो, सबसे पहली बात तो कोई भी एग्जिस्टिंग एनबीएफसी, आई थिंक मैंने आपको एनबीएफसी पढ़ा है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कुछ जिनको शेडो बैंक्स कहते हैं। तो दे कैन बी दे कैन कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू द ओरिजिनल बैंक, द रियल बैंक। तो सबसे पहली बात तो एनबीएफसी से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। सॉरी, ग्रुप कंपनीज अप्लाई नहीं कर सकती हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ग्रुप कंपनीज मतलब 2-3 कंपनी अगर मिलके करना चाहें, या फिर पार्टनरशिप में कंपनीज चल रही हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों के बीच में पार्टनरशिप है, तो वैसी कंपनी जो होती है वो अप्लाई नहीं कर सकती है। तो पहले कौन अप्लाई कर सकता है? एग्जिस्टिंग एनबीएफसी। ठीक है, एग्जिस्टिंग एनबीएफसी, जैसे फॉर एग्जांपल आईएलएफएस एक एनबीएफसी था, तो अगर वो चाहता तो अपने आप को बैंक में कन्वर्ट कर सकता था। ठीक है, वो शेडो बैंक था तो वो रियल बैंक बन सकता था, लेकिन ग्रुप कंपनीज अप्लाई नहीं कर सकती, याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगर कोई इंडियन कॉर्पोरेट हो, ठीक है, अगर कोई इंडियन कॉर्पोरेट हो, इंडियन कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कंपनी हो, और अगर उसको कोई रेसिडेंट इंडियन ओन करना है, मतलब उसका जो ओनर है वो रेसिडेंट इंडियन है। रेसिडेंट इंडियन का मतलब आप सिटीजन से मत समझ लीजिएगा। ठीक है, जो भी बंदा इंडिया में रह रहा है और उसकी इंडियन कॉर्पोरेट है, तो वो चाहें तो वो लोग भी बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो लोग भी बैंकर बन सकते हैं। लेकिन उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनकी जो भी पूरी हिस्ट्री है वो क्लीन होनी चाहिए, मतलब उन्होंने पास्ट में डिफॉल्ट ना किया हो, या कोई केसेस ना हो। समझ रहे हो ना? बिल्कुल साफ सुथरी छवि होनी चाहिए उनकी। क्या है ना, इंडियन कॉर्पोरेट ओन बाय रेसिडेंट इंडियन, रेसिडेंट इंडियन। आई थिंक ये पॉलिटी के आप उसे समझ रहे होंगे कि रेसिडेंट इंडियन में क्या फ़र्क होता है, सिटीजन इंडिया में क्या फ़र्क होता है, बिकॉज दिस इज नॉट माई पार्ट, तो इसलिए वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट ओन्ड बाय रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, इसके बाद अगर कोई इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, मान लीजिए आप अंबानी जितने अमीर हो गए, अब आपके पास साथ ही साथ आपने कुछ फाइनेंस में काम किया था, 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, तो आप भी बैंक खोल सकते हैं। ठीक है, आप भी बैंक खोल सकते हैं। तो कौन कौन खोल सकता है? एक तो अगर कोई इन्वेस्टर है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में, वो खोल सकता है। दूसरा, कोई भी इंडियन कॉर्पोरेट, इफ इट इज ओन्ड बाय रेसिडेंट इंडियन, if it is owned by resident Indian with neat and clean history and at least 10 years of experience, at least 10 years of experience,
साथ ही साथ कोई एग्जिस्टिंग एनबीएफसी, बट ग्रुप कंपनीज कैन नॉट ओपन बैंक। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपको लाइसेंस मिलेगा, मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, अब आपको 18 महीने के बस लाइसेंस मिलेगा, मतलब आपको 18 महीने के अंदर, आपको 18 महीने के अंदर बैंक खोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया और आपको तुरंत 18 महीने के अंदर बैंक खोल देना है, अदरवाइज आपका ये जो लाइसेंस है या तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा या फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा कि भैया मैं बैंक नहीं खोल पाया, वापस रख लो, मेरी औकात नहीं है बैंक खोलने की। ठीक है, और इसमें पेड अप कैपिटल कितना चाहिए रहता है? 500 करोड़। अब देखो मैं आरबीआई की वेबसाइट में गया था, उसमें 2-3 कंडीशंस लिखी होती, लाइक सबसे पहले 200 करोड़ चाहिए रहता है, फिर कुछ 5 साल या 10 साल हो जाता है, उसके बाद 300 करोड़ लगता है, या फिर कहीं पर मैंने और भी देखा था कि 300 करोड़ पहले लगता है, फिर 200 करोड़ होता है। मतलब ये सब मुझे समझ में आ रहा था कि 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल रहता है। तो आप इतना डीप में मत जाइएगा कितने साल में कितना लगता है, बट ये 500 करोड़ सही आंकड़ा है। बाकी जब आपके सामने वीडियो आएगी तो एक बार आरबीआई की वेबसाइट में जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा क्या ये आंकड़ा बदला तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार मार देता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, जब आपके सामने वीडियो आए तो हो सकता है डेटा चेंज हो चुका हो, इसलिए जो डेटा यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ना, चाहे कोई भी डेटा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 15 साल का डेटा है, 5 साल का डेटा, ये सब एक बार चेक जरूर कर लिया करिए, बिकॉज मुझे नहीं पता आपके सामने वीडियो कब प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होती वीडियो को प्रेजेंट करनी। ठीक है, आई एम जस्ट एन एजुकेटर हियर। सो आपके पास कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए? 500 करोड़ का। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रमोटर हैं, प्रमोटर मैंने आपको बताया था प्रमोटर कौन था? प्रमोटर वो होता है जो कि बैंक की शुरुआत करता है, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि कल मैं आलू अंडे का ठेला डालूंगा, तो आप उस आलू अंडे के ठेले के प्रमोटर हो गए, ओनर हो गए। ठीक है, प्रमोटर जो बिजनेस को प्रमोट करता है, प्रमोट मतलब मार्केटर नहीं, जो मार्केट करता है वो नहीं, प्रमोटर मतलब जो ओनर होता है, जो उसकी स्टार्ट करता है। ठीक है, उसको यहाँ पर प्रमोटर बोलते हैं। अब देखो, अब जैसे ही बैंक को 5 साल होते हैं तो जो प्रमोटर रहता है उसको अपना जो शेयर रहता है 40% पे ला के रखना पड़ता है। कितना? 40% पे ला के रखना पड़ता है। और अदर इन्वेस्टर की कंडीशन सेम है कि भैया 10% से ऊपर आप नहीं लाओगे, 10% से ऊपर आप नहीं लाओगे, आपको सिर्फ 10% अलाउड है। और उसके बाद अगले और इन 5 सालों के अंदर, मतलब जो शुरू के 5 साल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 49% एफडीआई अलाउड रहती है। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? एफडीआई, मतलब जो एफडीआई कितनी होगी? 49% की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शुरू के 5 साल तक कोई भी बैंक चालू होगा इंडिया में वो इंडियन ही रहेगा, मतलब कोई भी उसे फॉरेन हैंडल नहीं कर सकता है। फिर से एक बार कंडीशन याद करवाता हूँ, देखो शुरू के 5 साल में क्या होगा, ऐसे ही मतलब आज आपने चालू किया और 5 साल हो गए। ठीक है, अब सबसे पहला तो ये रहेगा कि भी अगर आप प्रमोटर हो तो आपको अपने जो शेयर्स हैं उसे 40% पे लाने पड़ेंगे, मतलब आपको अपनी कंपनी के 60% शेयर बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 49% के शेयर बस आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अलाउ कर सकते हैं, मतलब फॉरेनर सिर्फ और सिर्फ 49% खरीद सकता है, और उसमें भी 10% की कंडीशन लगी रहेगी, मतलब सब पे कि भैया 10% से ऊपर कोई भी 10% से ऊपर कोई भी शेयर एक्वायर नहीं करेगा। अब इसके बाद जब 15वां साल आ जाएगा, मतलब 5 साल के बाद जब 15 साल पूरे हो जाएंगे बैंक को, तो आपको जो प्रमोटर होता है उसको अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो 15% पर लानी पड़ती है। ठीक है, 15% पर लानी पड़ती है, और अब एफ डी आई 74% हो सकती है। ठीक है, अब अगर ये बैंक चाहे तो फॉरेन बैंक बन सकता है, मतलब फॉरेन प्राइवेट बैंक बन सकता है, और सिंगल बायर की कंडीशन वही सेम है, 10% से ऊपर भैया आप नहीं ला सकते। और इसी टाइम पे आपको 25% ब्रांचेस हो जानी चाहिए। और ये जो 6th ईयर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका 5वां साल है, 6वें साल में आपका जो बैंक है दैट शुड बी लिस्टेड। लिस्टेड मतलब आपको शेयर मार्केट में अपने बैंक को उतारना पड़ेगा। ठीक है, शेयर मार्केट में आपको अपने बैंक को उतारना पड़ेगा। एक बार फिर से कंडीशन ओके क्या हो गया ये, हम फिर से एक बार कंडीशन को रिवाइज करते हैं। ठीक है, शुरू से जितनी कंडीशन थी, देखो सबसे पहला ये कि इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है, मतलब कौन बैंक ओपन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है इन्वेस्टर। ठीक है, सबसे पहला कौन होता है? इन्वेस्टर, वो भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा आता है कॉर्पोरेट, इंडियन कॉर्पोरेट ओन बाय इंडियन ओनर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नीट एंड क्लीन हिस्ट्री चाहिए, प्लस 10% का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है एनबीएफसी, अगर कोई भी एनबीएफसी पहले से चल रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप कंपनीज नहीं खोल सकती है। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइसेंस आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 18 महीने के लिए मिलेगा। 18 महीने में अगर आपने लाइसेंस का यूज़ नहीं किया तो ये लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर ऑटोमेटिकली ये नल एंड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पेड अप कैपिटल कितना लगेगा? 500 करोड़ का। पेड अप कैपिटल कितना रहेगा? 500 करोड़ का। ठीक है, और शुरू के जो 5 साल रहते हैं उसमें प्रपोर्टर को अपना शेयर कितना लाना पड़ता है? 40% का। एफडीआई सिर्फ और सिर्फ 49% अलाउड रहेगी, और सिंगल इन्वेस्टर कैन नॉट बाय मोर देन 10%। ठीक है, इसके बाद जब 15वां साल होने वाला होगा, जब मतलब कि बैंक को 15 साल हो जाएंगे, उस टाइम पे प्रमोटर के पास कितना शेयर होना चाहिए? 15% का बस। एफडीआई कितनी अलाउड रहेगी? 74% की। और सिंगल बायर कैन नॉट बाय मोर देन दैट मीन्स 10%। और यार ना, जो 6वां ईयर रहता है, जो बैंक का 6वां ईयर रहता है, उसमें आपको अपना जो बैंक है वो लिस्ट करवाना पड़ता है। लिस्ट मतलब शेयर मार्केट में उतारना पड़ता है। अब मतलब जो आम जनता है उसके शेयर खरीद सकती है। ठीक है,
और इसके बाद जो 15 साल होता है उस साल तक आपकी जो 25% ब्रांचेस होनी चाहिए वो रूरल एरियाज में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ब्रांचेस हैं तो 25 ब्रांचेस रूरल एरियाज में होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस गाइडलाइंस। ठीक है, अब ट्राई करते हैं आखिरी टॉपिक समझने की, जिसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अब कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है? देखो, कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर भी किसी भी ब्रांच में वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांच में मिलती है। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो ब्रांच है उसका नाम है रामपुर। ठीक है, रामपुर मेरी ब्रांच का नाम है, पीएनबी रामपुर। ठीक है, पीएनबी रामपुर चौक मेरी ब्रांच का नाम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली में जाके अपना बैंक ऑपरेट करना है, वहाँ पर पैसे जमा करने हैं, यहाँ वहाँ पर अपनी कुछ गाइडलाइंस चेंज करवानी है, अपना सिग्नेचर चेंज करना है, तो वो भी मैं उस ब्रांच में जाके कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में इट कनेक्ट्स ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द बैंक फ्रॉम द सेंट्रल सर्वर। मतलब कि सारी की सारी ब्रांचेस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहेगी ई कुबेर, आरबीआई की बड़ी वाली वेबसाइट। ठीक है, या मान लीजिए पीएनबी की बड़ी वाली वेबसाइट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर सारी ब्रांचेस कनेक्टेड रहेंगी। अभी तक क्या होता था? अभी तक जितना भी बैंक का काम होता था वो खातों में होता था, मतलब लिखित में होता था, रजिस्टर में होता था। तो सिंपल सी बात है, कनेक्शन नहीं था। अगर आपको कोई भी चेंज करना, अपना साइन चेंज करना है या फिर कुछ भी पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ता था? बैंक में। लेकिन अब इसको सिंपल एक बैंक से, मतलब जो पीएनबी है उसकी सिर्फ एक बैंकिंग साइट होगी और सारी की सारी ब्रांचेस कनेक्टेड रहेंगी, और आपको जो सर्विसेज आपकी ब्रांच में मिलती है वही सर्विस दूसरी ब्रांच में भी मिलेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिपॉजिशन, विड्रॉल, सब कुछ आप उसी ब्रांच से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रामपुर ब्रांच का पीएनबी का बुक है और आपके पास एटीएम नहीं है, तो आप जाके दिल्ली वाली ब्रांच से ले सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज कोर बैंकिंग सोल्यूशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ई कुबेर। ठीक है, ई कुबेर आरबीआई की वेबसाइट है, जिसको मैंने आपको एलएएफ में बताया था। ठीक है, कि आरबीआई में जितने भी बैंक्स हैं वो ई कुबेर में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सारे बैंक, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और जितने भी हैं सबके सब कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। क्या कहा जाता है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में विद डिजिटल पेमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा डिजिटल पेमेंट का टॉपिक चालू हो चुका था। ये देखिए, ये हमारा डिजिटल पेमेंट का टॉपिक चालू हो चुका है। देखिए, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके बाद से जल्दी से डिजिटल पेमेंट अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद होगा एक लेक्चर, अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स, और लेक्चर का नाम होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके बाद एक और लेक्चर होगा, वो होगा पीजे नायक कमेटी के ऊपर, बैंक कंसोलिडेशन एंड एवरीथिंग, एंड अल्टीमेटली वी विल एंड आवर बैंकिंग सीरीज। ओके, सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।